हाय। एमिली डिकिंसन की लिखी हुई पोयम देयर इज अनदर स्काई एक इंस्पिरेशनल पोयम है और इसका मैसेज है नेवर से डाई, यानी नेवर गिव अप। कभी हार नहीं माननी चाहिए। जिंदगी हार जीत, सुख दुख, उतार चढ़ाव का सफर है। लाइफ इज अ जर्नी ऑफ अप्स एंड डाउन्स, सक्सेस एंड फेलियर, जॉयज एंड सॉरोज। पोइट एमिली अपने भाई ऑस्टिन से बहुत प्यार करती है। ऑस्टिन घर और परिवार से दूर मुसीबत में है। वो जानती है कि ऑस्टिन काफी अकेलापन महसूस कर रहा है। इस पोएम से वो उससे घर और परिवार के पास वापस लौटने के लिए रिक्वेस्ट यानी विनती करती है। उसे कहती है कि परिवार उसे पूरी मॉरल सपोर्ट देगा। Poet Emily is concerned for her brother Austin, who is away from home. She understands that he may be feeling lonely and reaches out to him through this poem by giving him hope. She encourages him not to get depressed and pleads him to return home, back to the family, as the family will give him moral support. There is another sky, ever serene and fair. There is another sky means another kind of atmosphere, different conditions. यानी अलग हालात, अलग माहौल। Ever means always, यानी सदा के लिए। Serene means calm और peaceful, यानी शांत। पोएट अपने भाई से कहती है कि मैं जिस माहौल, हालात, परिस्थिति में रहती हूँ वो काफी शांत और तुम्हारी हालात, माहौल, परिस्थितियों से काफी अलग है। The poet tells her brother that the place where she lives is better than the place where he lives. Her living conditions are always calm and peaceful. इन दोनों लाइनों में फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबली है बिकॉज दे आर एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट्स। दोनों एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट्स यानी ओवर स्टेटमेंट्स हैं। एंड देर इज अनदर सनशाइन दो इट बी डार्कनेस देर। सनशाइन यानी धूप। पोएट कहती है कि हमारे आकाश में एक और धूप है और ये धूप सक्षम, काबिल है चमकने में उस अंधेरे में जहां उनका भाई रहता है। यानी पोएट के यहाँ वो उम्मीद, वो होप, खुशी, आशा है जो उसके भाई की निराशा और दुख को मिटा सकती है। देर इज लॉट ऑफ सनशाइन। Here, sunshine stands for hope, happiness, at the poet's place, which can shine through the darkness which exists at the brother's place. Here, darkness stands for sorrow, sadness, and despair. Never mind faded forests, Austin. Never mind silent fields. Faded means become dim, faint, फीका हो जाना। एवरग्रीन यानी सदाबहार। पोएट ऑस्टिन से कहती है इग्नोर करो, अनदेखा करो, नजरअंदाज करो फीके जंगलों और खामोश खेतों को। यानी इग्नोर करो उस होपलेस सिचुएशन को जिसमें तुम फिलहाल हो। और ऑस्टिन को इनवाइट, आमंत्रित करती है अपने छोटे जंगल में जहां पत्ते सदा हरे होते हैं। यानी हमेशा खुशियां, ताजगी, फ्रेशनेस है। The poet tells Austen to ignore faded forests and silent fields. That is, the lonely, hopeless situation he is in. She reassures him and invites him here. Here means the evergreen forest, that is the place where she is presently living. Never mind faded forests. यहाँ फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन इसलिए है क्योंकि साउंड ऑफ द लेटर एफ रिपीट हो रहा है। Here ends the first stanza, that is the first part of the poem. It shows the sad and gloomy aspects of life. यहाँ पोएम का फर्स्ट स्टैंजा यानी फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। फर्स्ट स्टैंजा जिंदगी के दुखी पहलू को दिखाता है। Here is a brighter garden where not a forest has been.
Frost means a thin layer of ice on the ground or on any surface. जमीन या किसी फर्श पर बर्फ की थिन लेयर को फ्रॉस्ट कहते हैं. Poet says that here means the place where she presently lives, is a brighter, happier garden. The frost can never kill the greenery of this garden. This garden is fresh and full of flowers and greenery. Where not a frost has been. यहाँ फिगर ऑफ स्पीच इन्वर्शन इसलिए है क्योंकि वर्ड्स प्रॉपर प्रोज ऑर्डर में नहीं हैं. प्रॉपर प्रोज ऑर्डर होना चाहिए वेयर अ फ्रॉस्ट हैज नॉट बीन. पोएट अब अपनी जगह यानी अपनी गार्डन को डिस्क्राइब करती है जो चमकदार, ताजगी और खुशियों से भरा है. यहाँ की हरियाली फ्रॉस्ट यानी ठंड से खत्म नहीं होती है. इन इट्स अनफेडिंग फ्लावर्स आई हियर द ब्राइट बी हम. अनफेडिंग मीन्स ब्राइट, कलरफुल. ठंड यानी फ्रॉस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता है इस बगीचे के फूलों पर. चमकीली मधुमक्खियां यानी ब्राइट बीज हम यानी गुनगुनाती है. द फ्लावर्स आर ब्राइट, कलरफुल, फ्रेश एंड ब्लूमिंग, not touched, not damaged by the frost. The bright bee hums around these flowers. I hear the bright bee hum. यहाँ दो फिगर्स ऑफ स्पीच है. पहला फिगर ऑफ स्पीच ओनोमैटोपिया है क्योंकि वर्ड हम साउंड एक्सप्रेस करता है. दूसरा फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन इसलिए है क्योंकि साउंड ऑफ द लेटर बी रिपीट हो रहा है. प्रीति, माय ब्रदर, into my garden come. Preeti is a word of Old English. It means I pray or I request to you. प्रीति ये एक ओल्ड इंग्लिश वर्ड है यानी मैं आपसे रिक्वेस्ट या विनती करती हूँ. पोएट अपने भाई से रिक्वेस्ट करती है आप मेरे बगीचे में आओ यानी अपने घर लौट आओ. Poet pleads with her brother to come to her garden, that is, to return back home. Brighter garden stands for choices that life offers to all. Into my garden come. यहाँ फिगर ऑफ स्पीच इन्वर्शन इसलिए है क्योंकि वर्ड्स प्रॉपर प्रोज ऑर्डर में नहीं है. प्रॉपर प्रोज ऑर्डर है कम इनटू माय गार्डन. पोएट अपने भाई को ही नहीं हमें भी इंस्पायर मोटिवेट करती है कि किसी भी हालात सर्कमस्टेंस में डिप्रेस नहीं होना है. आप जिस हालात में हो उसे ही पूरी दुनिया या पूरा वर्ल्ड या पूरी स्काई समझते हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. देर इज नो एंड टू द स्काई इज द लिमिट. इन अदर वर्ड्स देर इज अनदर स्काई. एक अलग दुनिया भी है जिसमें आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी. लाइफ चैलेंजेस से भरी है. उन चैलेंजेस को एक पॉजिटिव एटीट्यूड यानी सकारात्मक सोच से टैकल करना सीखो. फ्रेंड्स, 14 लाइंस की पोएम को सोनेट कहते हैं. तो ये पोएम एक सोनेट है. ये सोनेट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. पहला पार्ट 8 लाइंस का है, उसे ऑक्टेव कहते हैं. दूसरा पार्ट 6 लाइंस का है, उसे सेस्टेट कहते हैं. ऐसे सोनेट को पेट्रार्कन सोनेट कहते हैं. This poem is of 14 lines, so it is a sonnet. The first part of 8 lines form an octave. The second part of 6 lines forms the sestate. उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा. मिलते हैं अगली वीडियो में. बाय.